हेलो फ्रेंड्स, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं वत्सला पांडे अपने पॉलिटी राजनीति शास्त्र की राज्य व्यवस्था की 5वीं क्लास 5th क्लास को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अपने पॉलिटी के 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने बेसिक पॉलिटी के बारे में जाना, मतलब कि भारत की जो बेसिक राज्य व्यवस्था है उसके बारे में जाना। आज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके कि हमारे राज्य व्यवस्था में पॉलिटी के टॉपिक में क्या क्या द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिससे कि क्वेश्चन हर बार आते हैं और आएंगे, उसे हम देख के एक एक पॉइंट करके याद करते हैं। ठीक, ओके। तो हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। ये ऐसे राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, जो भारत के सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। भारत के नागरिक मतलब जब हमने अपनी पॉलिटी में राज्य व्यवस्था में संविधान के दिए हुए भाग 1 में नागरिकता पढ़ा था, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस थे कि क्या वो पॉइंट्स को हम फुलफिल करेगा जो इंसान भारत का नागरिक बन सकता है। भारत के नागरिक होने के लिए, भारत की सिटीजनशिप लेने के लिए क्या क्या चीज़ें अनिवार्य हैं, जो होने के बाद ही हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। मौलिक अधिकार कहाँ पर है? संविधान के भाग 3 में। संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, बार बार सेम पॉइंट रिवाइज नहीं करूंगी। ओके, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, आर्टिकल 12 to 35 तक क्या है? हमारे मौलिक अधिकार है। तो आपका क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन 1, संविधान के भाग 3 में क्या उपस्थित है, क्या स्थित है? मौलिक अधिकार। यह मौलिक अधिकार को भारत के संविधान के किस भाग में रखा गया है? आपका एक क्वेश्चन बन गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद तक रखा गया है या स्थित है? तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 to 35। ठीक, 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों को जगह मिली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 3, किसे भारत का अधिकार पत्र कहा गया है? व्हाट इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? तो मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र, वो किसे कहा गया है? फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार को भारत का अधिकार पत्र भी कहा गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में मतलब आज के समय में, वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 प्रकार के, जैसे कि हमने बात की कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स सिर्फ भारत के नागरिक ओनली एंजॉयड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत के नागरिक है उन्हीं को ये मौलिक अधिकार का लाभ मिलता है। ठीक, मिल सकता है, जिनका विवरण इस प्रकार है, मतलब 6 भागों में मौलिक अधिकारों को बांटा गया है। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी क्या है? आर्टिकल 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 14 to 18 हमारा क्या है? राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्वतंत्रता प्रेस। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, आर्टिकल 19 to 22 क्या है? राइट टू फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, क्या है ये? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, मौलिक अधिकारों में तीसरा पॉइंट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसे कि हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का दिया गया है। ठीक, क्लॉज। चौथा, 4th वन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ से दिया है? आर्टिकल 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया गया है। क्लियर? फिफ्थ इज संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति से आप समझ रहे हैं कल्चर, शिक्षा, एजुकेशन, राइट्स रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति के बारे में आर्टिकल 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 हमें संस्कृति और शिक्षा के बारे में अधिकार देते हैं। आगे हमारा लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं रिट्स। संवैधानिक उपचार को सरल भाषा में हम कहते हैं रिट्स, ठीक है। रिट्स किस में दिया गया है? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में रिट्स के बारे में बताया गया है। 5 प्रकार के रिट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इसको हम आगे में डिटेलिंग करेंगे, ठीक। अब देखिए सारे पॉइंट्स को, जितने भी हमने अधिकार पढ़े, मौलिक अधिकार पढ़े, सबको अलग अलग करके पढ़ते हैं इन डिटेल। पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? विधि के समक्ष समानता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष या विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखा जाएगा। मतलब जो भी भारत के नागरिक है उन्हें किसी भी प्रकार के विधि से या विधि के समक्ष समता, ठीक है, या उसके संरक्षण, मतलब कि किसी को अगर जरूरत है कानून की, विधि की, तो उसको उसके हक से, उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसे क्या कहते हैं हम? ठीक। नोट, इंपॉर्टेंट चीज है विधि के समक्ष समता, ठीक है। विधि के समक्ष समता जो है ये कहां से लिया गया? ब्रिटिश मूल का शब्द है। ये विचार, ये थिंकिंग, ये थॉट किसकी है? ब्रिटिश मूल की है, अंग्रेजों की है, इंग्लैंड से आई है। लेकिन विधियों के समान संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां से लिया गया है? अमेरिका से। तो मतलब आर्टिकल 14 में 2 पॉइंट्स है। एक है विधि के समक्ष समता, समानता, इट्स नॉट समता, इट्स समानता, ठीक। विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश से लिया गया है और विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक अ नोट, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ओके, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 से शायद आपके दिमाग में कोई चीज स्ट्राइक करनी चाहिए। करीब 2 साल पहले एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15। जो वो आर्टिकल 15 मूवी आई थी ना, वो सेम इसी आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 के ही अकॉर्डिंग थी, इसी पे टोटल बेस थी। अनुच्छेद 15 क्या है देखिए, जिन्होंने मूवी नहीं भी देखी आप देखिएगा, बाकी शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है। 5 चीजें हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन 5 चीजों के आधार पर विभेद निषेध है। मतलब कौन किस धर्म का है, कौन किस मूल वंश का है, किस जाति का है, किस लिंग का है, जेंट्स है, लेडीज है, ट्रांसजेंडर है, या वो किस जगह से, उसका जन्म स्थान क्या है। किसी भी नागरिक किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को इन 5 चीजों के बेसिस पे, इन 5 के आधार पे विभेद बांटा नहीं जा सकता है, ठीक है। बेसिक समझ में आया आर्टिकल 15 का, कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे विभेद का निषेध है। इन 5 चीजों के आधार पे किसी भी नागरिक को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, उनमें भेद नहीं कर सकते, ठीक है। इसका भेद निषेध है। निषेध मीन्स प्रोहिबिटेड, नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड। क्लियर? चलिए, ओके। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे विभेद का निषेध है। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के भी आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या है कि 5 चीजों के आधार पे राज्य किसी भी भारत के नागरिकों में भेदभाव नहीं कर सकता है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में साफ साफ दिया गया है। अगर इन 5 चीजों पे किसी भी नागरिक के प्रति भेदभाव किया जाता है तो उसके लिए उसके ऊपर संविधान के अंदर एक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, संविधान के अंतर्गत, ठीक है। ये हमें पावर ऑर्डर संविधान से मिला है, प्राप्त है, ठीक। आई थिंक आर्टिकल 15 अब सबको क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अनुच्छेद 16 मतलब आर्टिकल 16 पब्लिक नियोजन, पब्लिक सर्विस के विषय में, पब्लिक नियोजन काम के विषय में अवसर की समानता, ठीक है। क्या है ये? राइट टू अपॉर्चुनिटी, ठीक। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता राज्य के अंदर अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों पे सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त किया जाएगा। मतलब हर डिपार्टमेंट में, हर पब्लिक ऑफिस में, हर नियुक्तियों में क्या होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब कि अवसर की समानता दी गई है। अगर राइट टू अपॉर्चुनिटी आया या अवसर की समानता आई तो हमारे आर्टिकल 16 में अनुच्छेद 16 में साफ साफ दिया गया है कि हमें मतलब भारत के नागरिकों को अवसर की समानता का अधिकार दिया गया है। क्लियर? चलिए, अपवाद, एक्सेप्शन आ गया आर्टिकल 15 को लेके। पिछड़ा वर्ग मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST के विशेष प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में किया गया है। मतलब 2 एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 15 को लेके, जो क्या है, बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग मतलब बैकवर्ड क्लास, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स के विशेष स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं, ठीक है। इनके स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। स्पेशल प्रोविजंस कहाँ दिए हैं? आर्टिकल 15(4) में और 16(4) में OBC SC ST को लेके स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। क्लियर? ओके, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता क्या हुआ? छुआछूत वाला, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। मतलब अगर कोई भी छुआछूत को बढ़ावा देता है, मानता है, सोसाइटी में ये चीजें करता है, तो उसको साफ तौर से उसके ऊपर दंडनीय अपराध की कार्यवाही की जाएगी। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इट इज गिवन इन आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक। सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त, ठीक है। सेना मतलब आपकी 3 सेनाएं, विद्या मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, संबंधित सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती, ठीक है। कोई भी टाइटल, या तो आप फोर्स में रहेंगे, जैसे परमवीर चक्र हुआ, कोई भी चक्र हुआ, ठीक है, जितने भी आपको शौर्य चक्र हुए,
परमवीर चक्र से सम्मानित, मेडल वगैरह हुए, टाइटल्स हुए, सम्मान हुए, ये क्या कहा गया है, सिर्फ सेना में दिया जाएंगे या विद्या से संबंधित। वो विद्या खेल भी हो सकती है, सांस्कृतिक भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है। सो विद्या हर प्रकार से हो सकती है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से हो, खेल कूद से हो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हो इत्यादि। ठीक है, तो आर्टिकल 18 में अनुच्छेद 18 में यही बताया गया है कि सेना अथवा विद्या संबंधित सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि, कोई भी टाइटल राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेके, मतलब भारत में तो सिर्फ सेना को मिलेगा या विद्या रिलेटेड, विद्या से संबंधित सम्मान दिए जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी पर्सनैलिटी को, इंडिया के फेमस पर्सनैलिटी है, किसी भी फील्ड को लेके उसे आउट ऑफ कंट्री, बाहर विदेशों में सम्मान किया जाना है, सम्मान के लिए बुलाया जा रहा है, तो उसे वहाँ जाने से पहले, वो सम्मान या वो उपाधि लेने से पहले हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की सम्मति, परमिशन के बाद ही स्वीकार कर सकता है। ठीक है, चलिए ओके। पहला हो गया समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। पहला आ गया अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक स्वतंत्र। देखिए, फ्रीडम ऑफ, इसको पढ़ेंगे टफ लगेगा, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 में वाक स्वतंत्र एक आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। वर्तमान में अनुच्छेद 19A के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब आपसे पूछेगा राइट टू फ्रीडम में भी, आर्टिकल 19 में भी उसको 6 प्रकार की फ्रीडम दी गई है। पहली 19A, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक, पहला क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19A खा, पहला मतलब अब ये ए मान लीजिए, चाहे ये बी मान लीजिए, काय का खा गाग मान लीजिए। आर्टिकल 19(1) का बी, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। मतलब आप आंदोलन कर रहे हो, रैली निकाल रहे हो, जुलूस निकालना है, तो उसकी आपको परमिशन है, लेकिन वो क्या होना चाहिए आपका जुलूस, शांति सम्मेलन, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सम्मेलन की हमें स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। 19(1)(c), संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। हमारा संविधान हमें संघ और समिति बनाने की भी फ्रीडम देता है। 19(1)(c) घा, भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रोमिंग हियर एंड देयर भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारा संविधान हमें भारत में बिना किसी परमिशन के, बिना किसी रोक टोक के, हम यहाँ से वहाँ, एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी बाधा के घूम सकते हैं। ठीक है, 19(1)(c). 19(1)(d), भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता। मतलब हमें हमारा संविधान ये भी स्वतंत्रता दे रहा है कि हम भारत के किसी भी राज्य में, जैसे मान लीजिए आज यूपी में है, कल हमारी जॉब गुजरात में लग गई, परसों हमारा हमको बैंगलोर जाना है, 4 दिन बाद मद्रास जाना है, तो हमें हमारे संविधान से ये सहूलियत प्राप्त है कि हम क्या कर सकते हैं, बिना किसी रुकावट के, बाधा के भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जा सकते हैं और वहाँ पे बस सकते हैं, वहाँ पे स्टैब्लिश हो सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 19(c) के डी के बाद ई, 19(1) छा या ई, जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता। मतलब जीने के लिए हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की हमें स्वतंत्रता देता है। क्या देता है हमारा भारत। ठीक है, हमारा संविधान हमें यह अधिकार दे रहा है कि हम ये चीज कर सकते हैं। क्लियर हो रहे पॉइंट? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट
तो हमने आर्टिकल 19 को 6 भागों में बांटा गया था, ABCDEF, हमने वो कर लिए। अब अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के लिए संबंध में संरक्षण, मतलब हम कोई अपराध कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड, इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। किसके? आर्टिकल 20 के अंतर्गत। पहला, किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्ति विधि, यानी प्रवृत्ति मतलब जो प्रेजेंट टाइम की होगी, प्रवृत्ति विधि मतलब प्रेजेंट टाइम की जो लॉ रहेगी उसका अतिक्रमण करेगा। मान लीजिए आज ये नियम है कि कोई भी आज लॉकडाउन लगाए, मान लीजिए कोरोना था, लॉकडाउन लगाए, अगर हमने लॉकडाउन के समय अब अगर मना है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, कर्फ्यू हुआ, अगर उस समय कर्फ्यू लगा है, लोगों का निकलना मना है, वो काम अगर हम करते हैं तो प्रवृत्ति विधि उस टाइम के लिए वो क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा। ठीक है। इलेक्शन के समय धारा 144 लग जाती है। ठीक है। जो भी आचार संहिता लग जाती है। ठीक है। आचार संहिता लगती है, लेकिन कब लगती है? सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो अगर उस समय हमने आचार संहिता के विरुद्ध काम किया तो हम क्या होंगे? दंडनीय अपराध के लिए दोषी होंगे, हमारे प्रति हमको दंड मिलेगा। लेकिन जब आचार संहिता हट गई है तो फिर वो क्लॉज खत्म हो गया। तो इसमें यही कहा गया है, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वो प्रवृत्ति विधि, जो उस समय की लॉ विधि लागू रहेगी, उसने उसका अतिक्रमण किया। ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। अंधा कानून मूवी आई थिंक अमिताभ बच्चन की आप सबने देखी होगी। अंधा कानून इस क्लॉज का आर्टिकल 22 का, मतलब 22 नहीं 20 का क्लॉज सब क्लॉज 2 का बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप एक मर्डर करेंगे, ठीक है, आपने मर्डर किया, आपको जेल हो गई, बाद में आपको मालूम चला कि आपने जिसका मर्डर किया था वो बच गया। ठीक है। आप बाहर आए, आपको 20 साल की सज़ा हुई, 20 साल की सज़ा करने के बाद आप बाहर आए, बाहर आने के बाद आप देख रहे हैं कि जिसके लिए मैंने सज़ा झेली है वो तो जिंदा है, आपने उसका मर्डर कर दिया, तो दोबारा आपको सज़ा नहीं होगी। एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। ये हमारा संविधान हमें ये पावर देता है। इसे कहते हैं, इसका सबसे अच्छा नाम है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मीन्स एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। क्लियर? ओके। तीसरा, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब मैंने कोई क्राइम किया है, ठीक है, कोई मेरे अगेंस्ट विटनेस नहीं मिल रहा है जो मेरे अगेंस्ट मेरे खिलाफ में मेरी गवाही दे, ठीक है, मेरे लिए गवाही दे, तो मुझे पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी मुझे ज़बरदस्ती बाध्य नहीं, मुझ पर फोर्स नहीं कर सकता है कि मैं अपने ही विरुद्ध गवाही दूं। ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी ये भी हमें कहाँ से मिला है? ये हमें हमारा भारत का संविधान के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्लॉज। पहला, दंड तभी दोषी माना जाएगा जब हम प्रवृत्ति विधि का, प्रेजेंट टाइम की लॉ का अतिक्रमण करेंगे। दूसरा, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर? चलिए, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है। इसका देखिए, किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब हमें क्या है, खुद के लिए पर्सनल, मान लीजिए कि प्रोटेक्शन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ लाइफ, इसका सबसे अच्छा मान बताएं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यूथनेशिया,
यूथनेशिया आपने एक बीमारी सुनी होगी जिसपे कि इंसान क्या रहता है, हमेशा हमेशा बस मशीन से उसकी सांस चलती है, बाकी वो है। तो स्वयं इच्छा मृत्यु वाला आपने सुना होगा, मतलब कि कोर्ट से ये हुआ कि नहीं, हमें इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जाए टू स्टॉप माई लाइफ, इतने दर्द में हम जी रहे हैं तो हमें खुद को इच्छा मृत्यु यही होती है कि मरने के लिए परमिशन लेना, ठीक है। सो क्या कहा गया है आर्टिकल 21 में, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी नोट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत निहित निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को लेके कुछ क्लॉजेस और सब क्लॉजेस बनाए हैं, कुछ घोषणा की है। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, रिस्पेक्टेबल लाइफ, ठीक है, हम जिए तो गरिमा के साथ जिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, क्लीन एनवायरनमेंट, जीवन रक्षा का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे लॉयर, या हमारे पास पैसे नहीं है अपने लिए वकील के लिए, तो हमें ये हमारे आर्टिकल 21 में दिया गया है कि निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार हमें प्राप्त है। त्वरित सुनवाई का अधिकार, फास्ट ट्रैक, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में फास्ट ट्रैक, इसको आप जानते होंगे। त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। 9th, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, पब्लिक फांसी नहीं देने जाने का विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ओके। आर्टिकल 21A, ये सारे क्या थे, ये सारे आर्टिकल 21 के पॉइंट्स थे। अब आर्टिकल 21A क्या है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के बारे में क्या है, हमें राइट टू एजुकेशन प्राप्त है, शिक्षा का अधिकार राज्य द्वारा, ठीक है, ये हमारे संविधान में है, राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। यहीं से हमारा प्राइमरी एजुकेशन, मतलब द लेवल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन जो है, ठीक। आर्टिकल 18, राइट टू एजुकेशन, अभी पूछा गया है कई एग्जाम्स में कि हमें शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के किस संबंधित अनुच्छेद में है, तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार हमें आर्टिकल 21A से प्राप्त है, ठीक है। सो आज का क्लास हम यहीं पे कंप्लीट रोकते हैं।